अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विद डॉक्टर आदिल सीमाब में। आज ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये तसलसल है उस अनाउंसमेंट का जो कुछ दिन पहले मैंने की थी, और मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि वो सब दोस्त जो इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न फ़िलासफ़ी के कोर्स में ख़ुद को रजिस्टर कराना चाहते हैं और उन थीम्स को जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, इन थीम्स के हवाले से चाहते हैं कि मैं वीडियोस अपलोड करूं और इस कोर्स को एक हम मीनिंगफुल कोर्स बना सकें, वो अपने आप को रजिस्टर करें। मैं शुक्रगुज़ार हूं उन सब दोस्तों का जिन्होंने अपने इंटरेस्ट को शो किया, और आपकी दिलचस्पी की वजह से आज ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये तकरीबन 10 वीडियोस की सीरीज़ है, और ये याद रखिए ये मॉडर्न फ़िलासफ़ी के इंट्रोडक्शन का पहला हिस्सा है। इन 10 वीडियोस के बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा और मज़ीद 10 वीडियोस जो है वो आपके सामने लेके आऊँगा जो उन थीम्स पे बात कर जरा एडवांस लेवल पे हम इसको लेके चले जाएंगे। अभी हम बिल्कुल इब्तदाई लेवल पे बात करेंगे। आज हम बिल्कुल स्क्रैचेस से शुरू करेंगे और अपने इस कोर्स में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जब आपको समझ आ जाएंगे तो फिर हम आगे चलेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया और मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स इसको कैसे करते रहे हैं उस पे हम बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्गुमेंट क्या होता है, यानी दलील क्या होती है, एक वैलिड दलील क्या होती है और एक इनवैलिड दलील क्या होती है, और फिर दलाइल की दो इकसाम हैं, दो टाइप्स हैं। इंडक्टिव दलील, इंडक्टिव रीज़निंग क्या होती है और डिडक्टिव रीज़निंग क्या होती है। तो ये बुनियादी थीम्स हैं जिन पे आज मैं आपके साथ बात करूँगा, और फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे चलेंगे। इस वीडियो के आखिर में मैं अनाउंस करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम किस चीज़ पे बात करेंगे। बहरहाल, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस दिलचस्प कोर्स में हम एक साथ चल सकें और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले, और आप लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होगा, आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अपने क्वेश्चंस ज़रूर लिखिएगा। कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन होता है आपके लिए, और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, मेरी जो यूट्यूब फैमिली के कमेंट्स हैं, जो फ़ीडबैक है, वो असल में मेरी ऑक्सीजन होता है जो मेरी वीडियो के तसलसल में इजाफे या कमी का सबब बनता है। कि जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा आती है उतना मेरा जो जज्बा है वो ज़्यादा हो जाता है कि मैं आपके लिए जल्दी जल्दी अच्छी काम की और एकेडमिक वीडियोस लेके आ सकूं। बहरहाल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और मैं आपके साथ इस दौरान जब आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, मैं आगे चलता हूं और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पे बात करना शुरू करता हूं जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया। आप जानते हैं कि जो साइंस है, साइंस डील करती है डेटा के साथ। सोशल साइंस हो, नेचुरल साइंस हो, कोई भी साइंस का इल्म हो, ये साइंटिफिक अंदाज में जब हम सोचते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हमें साइंसी अंदाज में सोचना चाहिए, तो साइंस एक ख़ास अंदाज में सोचने का अंदाज है, एक सोचने का नाम है कि हम कैसे सोचते हैं। एक ख़ास अंदाज में गुफ्तगू का नाम है कि हम बात कैसे करते हैं, और अपने पैगाम को, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का नाम है। अब जब हम साइंटिफिक थाट की बात करते हैं तो साइंटिफिक थाट बुनियादी तौर पे दलाइल पे मबनी होता है, यानी सिर्फ मालूमात इकट्ठी कर लेना या मालूमात फराहम करना साइंस का काम नहीं है, बल्कि उस मालूमात को इकट्ठा करने के बाद उस मालूमात से कुछ नताइज निकालना साइंस का काम है, और साइंस हमें वो नताइज बताती है मालूमात की बुनियाद पे, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, डेटा की बुनियाद पे। तो साइंटिस्ट का काम क्या है? टू कलेक्ट डेटा, डेटा इकट्ठा करना, मालूमात इकट्ठे करते चले जाना, और फिर उस डेटा की बुनियाद पे नताइज निकालना, और नताइज को थ्योरीज़ की शक्ल में, हाइपोथेसिस की शक्ल में, असम्पशंस की शक्ल में हमारे सामने पेश करना। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस आर्गुमेंट बिल्डिंग का प्रोसेस कहलाता है, यानी एक दलील कैसे बनाई जाती है। लेकिन दलील क्या होती है? दलील को समझने के लिए हम
दलील की फॉर्म को, उसकी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि एक दलील की फॉर्म, उसकी शक्ल, उसकी सूरत क्या होती है। हमेशा याद रखिए कि हर दलील कुछ प्रेमिसेस पे और एक कंक्लूजन पे मुश्तमिल होती है। यानी एक दलील के लिए लाजमी है कि उसमें प्रेमिसेस हों और वो प्रेमिसेस, उन प्रेमिसेस को फॉलो करते हुए आप किसी नतीजे पे पहुँचें। बात अगर कंफ्यूजिंग है तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मसलन आप ये कहते हैं कि 15वीं से लेकर 17वीं सदी तक का हिंदुस्तान में जितने भी बादशाह आए वो तमाम के तमाम इक़्तिदार और ताकत के मंबा व मरकज़ रहे। यानी तमाम का तमाम इख्तियार, तमाम की तमाम ताकत, या हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम बादशाह मुतलक़ल अनान बादशाह थे। यानी तमाम ताकत इनके पास थी 15वीं से लेकर 17वीं सदी तक। ये एक मफरूज़ा है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि अकबर बादशाह 15वीं से 17वीं सदी के दरमियान हिंदुस्तान पे उसने हुक्मरानी की। अब ये दूसरा प्रेमिस आ गया, ये दूसरा मफरूज़ा आ गया। पहला क्या, 15वीं से 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान पे हुक्मरानी करने वाले बादशाह तमाम ताकत इक़्तिदार के मालिक थे। यानी वो मुतलक़ल अनान थे, तमाम क़ुव्वत का सरचश्मा वो थे, सबसे ताकतवर लोग थे, किसी को जवाबदेह नहीं थे। टू बी वेरी सिंपल, अकबर बादशाह 15वीं से 17वीं सदी के दौरान उसने हिंदुस्तान पे हुक्मरानी की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकबर बादशाह किसी को जवाबदेह नहीं था, वो इंतहाई ताकतवर बादशाह था, वो मुतलक़ल अनान बादशाह था। यानी जो फॉर्म है उसको अगर आप देखें तो पहले मैंने कहा कि 15वीं से 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान के बादशाह मुतलक़ल अनान थे। अकबर 15वीं से 17वीं के दरमियान हिंदुस्तान का बादशाह रहा, इसलिए अकबर एक मुतलक़ल अनान बादशाह था। अब ये जो पहली दो बातें मैंने की, ये दो प्रेमिसेस थे और ये प्रेमिसेस दे लेड अस टू अ कंक्लूजन। ये एक नतीजे तक इन्होंने हमें पहुंचा दिया और नतीजा क्या था कि अकबर मुतलक़ल अनान बादशाह था। अब ये दलील की साख्त होती है। दलील की साख्त क्या होती है कि एक प्रेमिस होता है या एक से ज़्यादा प्रेमिसेस होते हैं और वो प्रेमिसेस जब एक ख़ास नतीजे तक हमें पहुंचाते हैं, जिससे हम कुछ कंक्लूजन ड्रा करते हैं, कोई नतीजा निकालते हैं, तो ये एक मुकम्मल दलील बन जाती है। अब दलाइल अपनी साख्त के हवाले से, अपनी शक्ल के हवाले से उनकी क्या सूरत होती है कि इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हम कहते हैं A इज़ इक्वल टू B, B इज़ इक्वल टू C, सो A इज़ इक्वल टू C। यानी A B के इक्वल है। 15वीं से 17वीं सदी के दौरान बादशाह A हो गया, मुतलक़ल अनान थे, B हो गया। फिर अकबर जो है वो 15वीं से 17वीं के दरमियान रहा, तो अकबर C हो गया और वो इक्वल है A के, तो इसका मतलब है A किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप A इज़ इक्वल टू B, B इज़ इक्वल टू C, देन A इज़ इक्वल टू C, यह मैथमेटिकल शक्ल आ जाती है। बहरहाल एक दलील के अंदर उसकी साख्त के हवाले से जब आप उसको समझने की कोशिश करते हैं तो एक दलील की साख्त कैसी होती है कि उसमें प्रेमिसेस लीड करते हैं कंक्लूजन को, नतीजे को लीड करते हैं, राइट। अब दलाइल वैलिड भी हो सकते हैं और दलाइल इनवैलिड भी हो सकते हैं। यानी दलाइल समटाइम्स ऐसे होता है कि साख्त के लिहाज से एक प्रेमिस, दूसरा प्रेमिस, तीसरा प्रेमिस और नतीजा ये मौजूद होता है, लेकिन उस आर्गूमेंट को हम कहते हैं कि ये आर्गूमेंट वैलिड नहीं है। तो एक वैलिड आर्गूमेंट क्या होता है? वैलिड आर्गूमेंट या वैलिड दलील वो दलील होती है, वो आर्गूमेंट होता है जिसमें जो प्रेमिसेस हैं वो लीड करें कंक्लूजन को। जो कंक्लूजन है वो इट इज़ फॉलोड बाय द प्रेमिसेस को फॉलो करके वो निकले, वो लाजमी उसकी तरफ लीड कर रहे हों। ऐसे आर्गूमेंट को कहते हैं ये एक वैलिड आर्गूमेंट है। मसलन जो आर्गूमेंट मैंने आपके सामने अभी पेश किया कि
करून वस्ता में, ये 15वीं से 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में मौजूद तमाम बादशाह मुतलकल अनान थे। अकबर 15वीं से 17वीं सदी के दरमियान अकबर ने हिंदुस्तान पे हुक्मरानी की, इसलिए अकबर एक मुतलकल अनान बादशाह था। ये एक वैलिड आर्गूमेंट हो गया कि तीनों जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, तीनों जुमले जो मैंने कहे, हिंदुस्तान के बादशाहों का मुतलकल अनान होना, उसके बाद जो है अकबर का हिंदुस्तान का बादशाह होना उसी दौर में, और फिर अकबर का मुतलकल अनान होना, ये क्या हो गया, ये एक वैलिड आर्गूमेंट हो गया, क्योंकि तीनों प्रेमिस और कंक्लूजन एक दूसरे को लीड कर रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। अब आप आ जाएं इनवैलिड आर्गूमेंट्स की तरफ। अब इनवैलिड आर्गूमेंट्स ऐसे आर्गूमेंट्स होते हैं जिनमें जो प्रेमिसेस होते हैं वो लीड नहीं कर रहे होते कंक्लूजन की तरफ, यानी कंक्लूजन जो है इट इज़ नॉट, या कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा होता अपने प्रेमिसेस को। मसलन मैं आपके सामने एक दलील रखता हूँ, मैं कहता हूँ 15वीं से 17वीं सदी के दौरान तमाम बादशाह मुतलकल अनान थे। अकबर एक बहुत ही आशिक मिजाज बादशाह था। इसलिए अकबर एक मुतलकल अनान बादशाह था। अब प्रेमिस, दो प्रेमिसेस हैं और एक कंक्लूजन है। प्रेमिस 1 है कि 15वीं से 17वीं सदी के बादशाह मुतलकल अनान थे, दुरुस्त प्रेमिस है, ऐसा ही था। अकबर एक आशिक मिजाज बादशाह था, दुरुस्त है, ऐसा ही था। अकबर एक मुतलकल अनान बादशाह था, ये भी दुरुस्त है, यानी तीनों चीज़ें ठीक हैं, तीनों चीज़ें फैक्ट्स पे बेस्ड हैं। इवन देन दिस आर्गूमेंट इज़ इनवैलिड। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि स्ट्रक्चर के हवाले से, साख्त के हवाले से जो प्रेमिस 1 है वो लीड नहीं कर रहा प्रेमिस 2 को, और प्रेमिस 2 लीड नहीं कर रहा कंक्लूजन को। यानी एक प्रेमिस से दूसरे प्रेमिस को आप नहीं निकाल सकते, दूसरे से तीसरे कंक्लूजन की तरफ आप नहीं जा सकते। ये मुख्तलिफ सच्चाइयाँ हैं जो बिखरी हुई हैं और आप उससे एक नतीजा निकाल रहे हैं। तो इस तरह के जो आर्गूमेंट्स होते हैं उन्हें इनवैलिड आर्गूमेंट्स कहा जाता है। एक लम्हे के लिए मैं चाहूँगा कि फिर आपके सामने रिपीट कर दूँ। आर्गूमेंट बुनियादी तौर पे ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें कॉजेलिटी पाई जाती है, काज और इफ़ेक्ट पाया जाता है। जो काज होता है वो बुनियादी प्रेमिसेस होते हैं। प्रेमिस 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और उन प्रेमिसेस से जो आप नतीजा निकालते हैं वो इफ़ेक्ट होता है। 15वीं से 17वीं सदी के हिंदुस्तान के बादशाह मुतलकल अनान थे, प्रेमिस 1। अकबर हिंदुस्तान का बादशाह था 15वीं से 17वीं सदी के दौरान, प्रेमिस 2। अकबर एक मुतलकल अनान बादशाह था, कंक्लूजन। तो ये तीनों जो हैं इस फॉर्म में जब आते हैं तो उसको कहा जाता है आर्गूमेंट। ये आर्गूमेंट जब उसकी शक्ल, उसकी साख्त ऐसी हो कि तमाम प्रेमिसेस लीड करें एक कंक्लूजन की तरफ, एक प्रेमिस से दूसरा प्रेमिस कनेक्ट हो और उससे कंक्लूजन कनेक्ट हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है जनाब, ये एक वैलिड आर्गूमेंट है। लेकिन जब ये प्रेमिसेस स्पेस में बिखरे हुए हैं, जो सच हैं वो गलत नहीं है, लेकिन जो नतीजा आप उनसे निकाल रहे हैं वो नतीजा उनके साथ कनेक्टेड नहीं है, उस ताल्लुक में नहीं आ रहा, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक इनवैलिड आर्गूमेंट है। इस पे अगर कोई क्वेश्चंस आपके होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में रखेंगे और मैं आपके साथ उस पर बात करूँगा। अब वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट्स के बाद जो अगले 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे मैं आपके साथ बात करूँगा वो हैं इंडक्टिव आर्गूमेंट एंड डिडक्टिव आर्गूमेंट। बल्कि पहले मैं डिडक्टिव आर्गूमेंट पे बात करूँगा और फिर मैं इंडक्टिव आर्गूमेंट पे बात करूँगा। डिडक्टिव आर्गूमेंट्स क्या होते हैं? डिडक्टिव आर्गूमेंट्स ऐसे आर्गूमेंट्स को, ऐसे दलाइल को कहा जाता है जिसमें जो प्रेमिसेस की ट्रूथ वैल्यू है, जो सच्चाई है प्रेमिस की, अगर प्रेमिस आपका दुरुस्त है, प्रेमिस 1 दुरुस्त है, प्रेमिस 2 दुरुस्त है, और आपका जो कंक्लूजन है वो अल्टीमेटली दुरुस्त साबित होगा। प्रेमिसेस की सही होने पे आपके कंक्लूजन की जो हेल्थ है या उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो डिटरमिन हो रही होती है। अच्छा,
अगर ये मुश्किल बात कर रहा हूँ तो मैं इसको आसान कर देता हूँ। यानी आपके जो बुनियादी मफरूज़े हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, अगर वो दुरुस्त हैं तो जो आप नतीजा निकलोगे वो भी दुरुस्त नतीजा होगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हो तमाम इंसान फ़ानी हैं, दुरुस्त नतीजा है, दुरुस्त प्रेमिस है, ऐसा ही है। सुकरात एक इंसान है, सुकरात एक इंसान है, ये भी दुरुस्त बात है। सुकरात फ़ानी है। अब ये जो आप नतीजा निकाल रहे हो, चूँकि दोनों पहले प्रेमिसेस दुरुस्त थे इसलिए आपका कंक्लूजन करेक्ट होगा, ठीक होगा। इस तरह के दलील देने के अंदाज़ को डिडक्टिव आर्गूमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिडक्टिव आर्गूमेंट। यानी आप कुछ अखज़ कर रहे होते हैं। अब डिडक्टिव आर्गूमेंट की एक ख़ास बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि डिडक्टिव आर्गूमेंट में आप कोई गलती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर प्रेमिसेस जो आपको दिए गए हैं वो दुरुस्त हैं तो आप उन्हीं की बुनियाद पे नतीजा निकालोगे। आपके सामने प्रेमिसेस आ गए, प्रेमिस 1, प्रेमिस 2, प्रेमिस 3, अब आपने नतीजा निकालना है तो उन्हीं प्रेमिसेस की बुनियाद पे आप नतीजा निकालोगे। अगर प्रेमिसेस दुरुस्त हुए तो आपका नतीजा दुरुस्त होगा, अगर प्रेमिसेस गलत हुए तो आपका नतीजा गलत होगा। इसकी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। मसलन आप कहते हैं कि 15वीं से 17वीं सदी के दौरान जितने भी बादशाह थे वो सब के सब मुतलकल अनान थे। आदिल 15वीं से 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान का बादशाह रहा है, इसलिए आदिल एक मुतलकल अनान बादशाह था। एक लम्हे को रुकिए, ये आर्गूमेंट बिल्कुल वैलिड है फॉर्म के हिसाब से आप देखें, क्योंकि प्रेमिस 1 लीड कर रहा है प्रेमिस 2 को, प्रेमिस 2 लीड कर रहा है कंक्लूजन को। लेकिन ये आर्गूमेंट आप देखें तो डिडक्टिव आर्गूमेंट है कि प्रेमिस 1 जो है फॉर्म के हिसाब से आप देखें कि 15वीं से 17वीं सदी के दरमियान बादशाह मुतलकल अनान थे, प्रेमिस 1 ठीक है, दुरुस्त है। प्रेमिस 2 पे चले जाएं तो आदिल 15वीं से 17वीं सदी के दरमियान हिंदुस्तान का बादशाह था। नो, गलत है ये बात। अगर ये बात गलत है तो नतीजा कि आदिल एक मुतलकल अनान बादशाह था गलत साबित हो गया। राइट? तो अब जो आपकी डिडक्शन है, जो नतीजा है, वो किस लिए गलत हुआ? क्योंकि आपका एक प्रेमिस गलत था। अगर प्रेमिस दुरुस्त होता तो नतीजा भी दुरुस्त निकलता। इसका मतलब ये है कि जब आप वैलिड आर्गूमेंट्स की बात करते हैं तो एक वैलिड आर्गूमेंट डिडक्टिव भी हो सकता है और एक वैलिड आर्गूमेंट इंडक्टिव भी हो सकता है। एक वैलिड आर्गूमेंट अपनी फॉर्म के हिसाब से दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आप कंटेंट को नहीं देख रहे होते, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को नहीं देख रहे होते, सच्चाइयों को नहीं देख रहे होते, आप फॉर्म को देख रहे होते हैं कि ए इज़ लीडिंग टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी, दस ए इज़ इक्वल टू सी। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, यू हैव नथिंग टू डू विद इट। मिसाल के तौर पे एक इंटरेस्टिंग आपको मैं हिस्ट्री में से एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक सोफिस्ट था, वो कहीं जा रहा था यूनान की गलियों में घूमते हुए, तो उसकी एक बंदे के साथ लगती नहीं थी, वो उसके आमने सामने आ गया। तो उसने कहा आज मैं इसकी क्लास लेता हूँ, सबके सामने इसका तमाशा बनाता हूँ। तो वो सोफिस्ट उस शख्स को उसने आवाज़ दी और उसने कहा कि मेरी बात सुनो। तो वो रुक गया। उसने कहा मैं अभी साबित कर सकता हूँ कि, बल्कि मैं तुमसे ये कहलवा सकता हूँ, तुम अभी ख़ुद ये कहोगे कि तुम एक गधे हो। उसने कहा ये कैसी बात कर रहे हो, मैं इंसान हूँ, मैं गधा नहीं हूँ। उसने कहा नहीं, ये तुम खुद कहोगे। उसने कहा कैसे? अब लोग जमा हो गए कि ये क्या कह रहा है। उसने कहा अभी तुम गधे बन जाओगे, मैं अभी साबित कर दूंगा कि तुम गधे हो। उसने कहा चलें कर दें साबित। तो उसने कहा प्रेमिस देना शुरू किए। उसने कहा गधे के कितने कान होते हैं? उसने कहा 2 कान होते हैं। उसने कहा तुम्हारे कितने कान हैं? उसका नाम लिया ए। मिस्टर ए के कितने कान हैं? 2 कान हैं। गधे के कितने नाक होते हैं? 1 नाक होता है। तुम्हारे कितने नाक हैं? 1 नाक है। गधे के कितने मुंह होते हैं? 1 मुंह होता है। तुम्हारे कितने मुंह हैं? 1 मुंह है। बस कंक्लूजन क्या निकला कि तुम एक गधे हो। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, दस ए इज इक्वल टू सी। तो उसने लॉजिकली ये साबित कर दिया कि वो गधा है, हालांकि वो गधा नहीं था। तो डिडक्टिव आर्गूमेंट जो होता है उसमें डिडक्शन में आप अपने प्रेमिसेस की बुनियाद पे कंक्लूजन निकालते हो। आर्गूमेंट हो सकता है आपका बिल्कुल वैलिड हो,
लेकिन आर्गूमेंट के अंदर जो बातें की गई हैं वो किस हद तक फैक्चुअल हैं ये अलग क्वेश्चन है, वो किस हद तक हकीकत पर मबनी है ये अलग बात है। अपनी फार्म के हवाले से कोई भी आर्गूमेंट दुरुस्त आर्गूमेंट हो सकता है, डिडक्टिव आर्गूमेंट हो सकता है, जिसको आप शुरू करें एक जनरलाइजेशन के साथ, आगाज़ के उसका जो करें, जो पहला प्रेमिस हो आपका वो एक जनरलाइजेशन हो, एक ऐसी सिफ्त जो सब चीज़ों के बारे में हो। जैसे आप कहते हैं तमाम गधों के कितने कान होते हैं, 2 कान होते हैं। अब ये जनरलाइजेशन है, तमाम गधों की बात हो रही है। जैसे आप कहें तमाम इंसान फ़ानी हैं, ये एक जनरलाइजेशन है, सब की बात हो रही है। फिर आप पर्टिकुलर केस की तरफ जाते हैं, तमाम गधों के 2 कान होते हैं, हाँ जी 2 होते हैं। मिस्टर ए के 2 कान हैं, हाँ मिस्टर ए के 2 कान हैं, तो मिस्टर ए क्या हुआ, गधा हुआ। तो अब ये जो है फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, एक जनरल लॉ आप बताते हो, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो आप बताते हो, उसमें से नताइज अखज़ करते हो, एक ख़ास केस के बारे में जो नतीजा निकालते हो, तो इसको डिडक्शन कहते हैं। ये डिडक्टिव आर्गूमेंट्स, डिडक्टिव रीज़निंग जो है ये इस्तेमाल होती रही है। अरिस्टोटल के ज़माने से उसने इसके उसूल वज़ा किए थे डिडक्टिव रीज़निंग के, और फिर ये चलते चलते फ्रांसिस बेकन के ज़माने तक, जिसने इसको चैलेंज किया और इंडक्टिव रीज़निंग जो है उसको पेश किया। तो डिडक्टिव रीज़निंग में हम जनरलाइजेशन से जाते हैं पर्टिकुलर केस की तरफ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने इंडक्टिव रीज़निंग पे बात नहीं की। इंडक्टिव रीज़निंग जो कि डिडक्टिव रीज़निंग से बहुत मुख्तलिफ भी है, और जो साइंस है इट डील्स विद इंडक्टिव रीज़निंग, इंडक्शन के साथ ये डील करती है। इसके लिए ज़्यादा तफसील से और ज़्यादा टाइम चाहिए। बहुत जल्द मैं दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इंडक्टिव रीज़निंग एंड द बैकग्राउंड थ्योरीज़ ऑफ इंडक्टिव रीज़निंग, और फिर हम फ़र्क करेंगे डिडक्शन में और इंडक्शन में क्या फ़र्क है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। आपका फ़ीडबैक, आपके क्वेश्चंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। क्वेश्चन कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा, ताकि इस सफ़र में हम एक साथ चल सकें। Thank you very much. Stay blessed.